सेल इंजरी। तो सेल इंजरी किस लिए होती है? तो सेल इंजरी इस वजह से होती है जब भी कोई स्ट्रेस या हार्मफुल स्टिमुलस एक्सीड कर जाता है सेल्स की एबिलिटी अडेप्ट करने के लिए। जब भी कोई जब भी कोई इंजरियस स्टिमुलस या हार्मफुल इफ़ेक्ट सेल की एबिलिटी को एक्सीड कर जाता है तो उस टाइम पे सेल इंजरी हो जाती है। एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ अडेप्टिव रिस्पॉन्स, मतलब जब तक कोई सेल हमारा अडेप्ट कर सकती है कि हमने कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आया, उसने सेल को हार्म किया, करता रहा, तो एक पॉइंट के बाद अगर उसने और हार्म किया तो हमारे सेल में इंजरी हो जाएगी। या फिर और भी कुछ हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए या न्यूट्रिशन के डेप्रीवेशन की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। तो बेसिकली बस इतनी सी बात है कि सेल इंजरी कब होगी? जब भी कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा या फिर कोई स्ट्रेस स्टिमुलस, वो हमारे देखेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है। तो अडेप्टेशन, रिवर्सिबल इंजरी, सेल डेथ स्टेजेस होते हैं प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट के। मतलब जब भी कोई हमारे पास इंजरी होती है तो अगर इंजरी हो तो सबसे पहले हमारा जो सेल है वो कोशिश करता है कि वो अडेप्ट कर जाए, कि जो भी उसमें दिक्कत आ रही होगी तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। लाइक उसके अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हुआ होगा तो वो अडेप्ट करेगा। फिर अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता है मान लो, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। लाइक कोई भी तो वो अगर, और इसके अलावा अगर हार्मफुल इफेक्ट इतना ज़्यादा सीवियर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे सेल को, तो वो रिवर्सिबल से सेल डेथ हो जाएगी उसकी। लाइक इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कि अब जो इंजरी है वो वापस नहीं हो सकती है, अब तो सेल की डेथ होगी। तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं किसी भी सेल इंजरी के। या उसके अब क्या एक एग्जांपल है इसमें कि जो हाइपरट्रॉफिक हर्ट होता है ना, वो ससेप्टेबल हो जाता है इंजरी के लिए जब भी मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ जाती है। मैं बताती हूँ कि जब भी हमारी बॉडी को ज़्यादा डिमांड ऑक्सीजन चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो क्या होता है कि ब्लड जो है ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हार्ट है ना वो अपना काम ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसे ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। इस वजह से जो वो सेल्स होते हैं हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल के, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं। तो यही लिखा है कि इसका मतलब जो हाइपरट्रॉफिक हर्ट जो है ससेप्टेबल हो जाता है इंजरी के लिए, क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लो चार्ट से और समझ लेते हैं। क्या है कि जो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, अगर उसमें कोई भी स्ट्रेस आया तो या तो वो अडेप्ट कर जाएगा या उसकी रिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी या उसकी रिवर्सल सेल इंजरी। तो क्या कोई भी स्ट्रेस आया तो उसके से अडेप्टेशन हुआ, अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाता है तो सेल इंजरी हो जाएगी। और अगर ये माइल्ड ट्रांजिएंट रहा, मतलब जो हमारे पास जो स्टिमुलस है या फिर जो हार्मफुल इफेक्ट है या एजेंट है वो माइल्ड है, नॉन लीथल है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। मतलब जो भी हमारे पास सेल इंजरी होगी वो वापस से इस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है, इस टाइप की इंजरी होगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो स्ट्रेस है या इंजरियस स्टिमुलस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। लाइक उसे सेल डेथ होनी पड़ेगी। अब सेल डेथ की भी दो टाइप से होते हैं, नेक्रोसिस हो या एपोप्टोसिस हो। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप की, ये भी अलग से ही टॉपिक है, नेक्रोसिस भी एपोप्टोसिस। इतना पता होना चाहिए कि दोनों ही एक सेल डेथ का ही पैटर्न है। ठीक है, और अब यहाँ पे जब भी सेल इंजरी होती है तो बहुत सारी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है बायोकेमिकल अल्टरेशन। बायोकेमिकल अल्टरेशन मतलब जो हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं, जो बॉन्ड्स में चेंजेस होते हैं, जो हमारे पास बॉन्ड्स और सारी के जो बायोकेमिस्ट्री लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं। देन उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, देन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, एंड देन लास्ट में होते हैं ग्रॉस और विजिबल। मतलब सबसे लास्ट में इंजरी के वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका पैटर्न होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, तो कॉजेज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे नीट पीजी में भी पूछा गया है, वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन यही है। और हाइपोक्सिया हमने अपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो ऑक्सीजन की कमी किस किस रीजन्स की वजह से ये हो सकती है? या तो ये हो कि हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वही कम हो जाए, मतलब जो टिश्यू है हमारा उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाए। ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा, जो हमारे ब्लड की कैपेसिटी होती है ना, ब्लड को मतलब ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए।
ठीक है। तीसरा हो सकता है कि हमारे ब्लड में ही इतनी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे लंग्स में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो ब्लड में भी उतनी ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब यहाँ पे अपनी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से इसे लिंक करने की कोशिश करो कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो क्या, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ एसिडोसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब फिज़िकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल ट्रॉमा हो जाए या फिर टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, लाइक बर्न या फिर कोल्ड, ठीक है ना, प्रेशर की वजह से, रेडिएशन की वजह से, शॉक की वजह से, कोई केमिकल एजेंट्स जैसे पॉइजन ड्रग्स, पॉल्यूटेंट ड्रग्स वगैरह हमें पता ही है, मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सेल इंजरी भी करवा देती हैं, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है। फिर हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। वैसे तो इम्यूनोलॉजिकल जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन इम्यूनिटी हमें अच्छी होती है ना, हमें बचाती है और सारे एजेंट्स वगैरह से, बट कभी कभार ये भी हमें हार्मफुल होते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए कोई भी, ऑटो इम्यून डिजीज़ हमने अपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है फिजियोलॉजी की नॉलेज से, हम इसे लिंक करेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती है, एक बताओ मुझे, मैं बताती हूँ। अल्ज़ीमर डिजीज़ होती है, ठीक है। तो अल्ज़ीमर डिजीज़ एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एलर्जी हो जाए कोई भी हमें, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकता है, डीएनए डैमेज हो जाए, ये एंजाइमेटिक डिफेक्ट हो जाए, ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो जाए, लाइक प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाए, या ओबेसिटी हो जाए, ठीक है। और जो हमारे पास प्रिंसिपल टारगेट होते हैं ना, कोई भी स्टिमुलस आया हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी स्टिमुलस आया हार्मफुल, तो वो सबसे पहले जाके टारगेट कहाँ करता है हमारा, सबसे पहले करेगा माइटोकॉन्ड्रिया ट्रैप, जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपी कम हो जाएगी। सेकेंडली हमारे मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन पे जाके अफेक्ट करता है। तीसरा होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाके अफेक्ट करेगा। तीसरा होता है डीएनए पे, तो न्यूक्लिक एसिड से लग जाएगा। इसकी वजह से अब आपको समझ आ गया कि पूरी ही जो मेन ऑर्गेनीज है और जो मेम्ब्रेन है वही हमारी डिफेक्ट हो गया है, तो हमारा सेल क्या बच पाएगा, नहीं बच पाएगा अगर वो ज़्यादा सीवियर हुआ इंजरीज। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।